जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना चंद्रशेखर एडवोकेट। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं कुछ टॉपिकों के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। आज का टॉपिक है इतिहास। मूलतः जो अभी हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे बच्चे जो इतिहास पढ़ रहे हैं किताबों में, एनसीईआरटी की किताब या स्टेट्स की किताब, वो सभी किताबें वामपंथियों ने लिखी हैं। उसके अधिकांश लेखक जो हैं वो कहना चाहिए कि जेएनयू के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एएमयू के, जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ के, इस तरीके के लेखक हैं उसके, जिन्होंने इतिहास की किताबें लिखी हैं। और इन वामपंथियों का मुख्य कार्य ये है कि कैसे भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति का विरोध में खराब से खराब जो लिखा जा सके वो लिखें, और जो लिखा भी, जो मजबूरी हुई इनकी, कुछ मजबूरीवश इनको जो अच्छा लिखना पड़ा तो लिखना पड़ा, अदरवाइज़ तो इनकी मंशा कभी ऐसी रही नहीं। तो मैं पहले अपने इतिहास के ऊपर, प्राचीन इतिहास के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि अगर देखें तो महाभारत काल में से देखें तो 4950 बीसी के समय के साक्ष्य मिलते हैं, पर उस बारे में कोई नहीं पढ़ाते। उसके बाद बृहद्रथ वंश आता है जो 2000 बीसी से लेकर 682 बीसी तक जिसका शासनकाल रहा, कोई नहीं पढ़ाया जाता। हर्यांक वंश जिसके अंदर बिंबिसार और अजातशत्रु जो उनके पुत्र थे, बहुत फेमस राजा रहे, 544 बीसी से लेके 413 बीसी के अंतर्गत रहा उनका शासन, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाता। शिशुनाग आए, उसके बाद नंदवंश आया। नंदवंश उस समय की बात है जिस समय अलेक्जेंडर और पोरोश का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। और अलेक्जेंडर और पोरश को, अलेक्जेंडर को तो महान बता दिया गया, पोरश हालांकि जीता था उस युद्ध में, उनकी संधि हो गई थी। और दोनों की संयुक्त सेना मगध की सेना से, जो जिस समय धनानंद था वहाँ, पद्मनंद का वंश धनानंद राज कर रहा था, उससे वो डर के भाग गए थे, हथियार छोड़ दिए थे उन्होंने, सेना ने मना कर दिया लड़ने से। उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। उसके बाद आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें हम कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, धनानंद का उसको पद से हटाया। और फिर ग्लोरीफाई इतिहास है। अशोका द महान, अशोक महान हुए मौर्य में, चंद्रगुप्त मौर्य में उनके पुत्र हुए बिंदुसार के अशोक। तो अशोक का शासनकाल 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। पर्शिया से लेके यहाँ जापान के आसपास तक का क्षेत्र उनके उसमें था, नियंत्रण में था, उनका शासन था वहाँ। उसके बाद देखो शुंग डायनेस्टी, गुप्त, समुद्रगुप्त आए। तो एक तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री हमारी बहुत ही लाजवाब स्वर्णिमकालीन इतिहास रहा है, जिसमें न्याय प्रक्रिया से लेके पूरा मंत्रिमंडल का गठन, कैसे राजा शासन करता है, सब उसका विवरण दिया गया है। परंतु उसके बारे में हायर स्टडीज़ में कुछ पढ़ाते हैं, पर लोअर स्टडीज़ में नहीं पढ़ाते। लोअर स्टडीज़ में पढ़ाना चाहिए। अब मिडिवल हिस्ट्री में आ जाते हैं जी। अच्छा, साथ में ही इससे पहले दक्षिण का तो कोई बात ही नहीं करता साहब। दक्षिण में जो राजवंश रहे हैं, पांड्याज रहे, चेर रहे, कुलशेखरा रहे, चोल रहे, राजेंद्र चोल बड़े फेमस राजा थे, सातवाहन रहे और सतकर्णी रहे, कोई नहीं पढ़ाता जी। एक एक पेज, एक एक उसके, वो भी हायर बीए या एमए में पढ़ाया जाता हो, बस नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते भाई? पढ़ाना चाहिए था। खैर, इसको भी छोड़ो। उसके बाद आते हैं जी अपने मिडिल हिस्ट्री में 712 ईस्वी में, उससे जैसे हमारे हर्षवर्धन थे, और उससे पहले 500-600 में हर्षवर्धन थे, और विक्रमादित्य सेकंड जिन्हें कहते हैं, वीर विक्रमादित्य। तो उसके बाद जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करने शुरू करे, और अटैक करते हुए वो कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुआ। वो आक्रांता था, राजा दाहिर ने उसको भगाया भी, पर उसने बलूचिस्तान और सिंध का एरिया जीत लिया था। उसके बाद रास्ता खुला, गजनी आया, जिसे कहते हैं गजनवी, महमूद ऑफ गजनी, उसने 16 बार अटैक किया गुजरात, सोमनाथ का मंदिर को तहस नहस करा, धन लूटा। उसके बारे में बड़ा ग्लोरीफाई करके पढ़ाया जाता है। फिर मोहम्मद गोरी ने अटैक करा, उसका जो डिप्टी था, तराइन के युद्ध में 1191 में हार गया पृथ्वीराज चौहान से। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गए, उनको बंदी बनाया, उनको मार दिया गया।
उसके बाद होती है जी गुलाम वंश की यहाँ पे शुरुआत होती है। गुलाम वंश में ऐबक आया, खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आए, लोधी आए। ये सब गुलाम थे, मतलब इन्होंने अपने राज्य स्थापित करे। गुलामों को उस समय अधिकार मिले होते थे, तो राजा बने, ये सेनापति होते थे, राजा बने। अब कहते हैं जी कुतुब मीनार बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उस समय अफ़गानिस्तान के अंदर कोई 2 मंजिला इमारत भी नहीं होती थी। तो आप कैसे मान सकते हैं कि कुतुब मीनार बनाई होगी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इतने किलो का निर्माण किया। तो ये हमारे इतिहासकारों ने अपनी तरफ से, हमारे जो विष्णु स्तंभ था उसको कुतुब मीनार बनाया, हमारे जो किले थे उनको उनके द्वारा किला पोषित और निर्मित बताया। तो ये हमारा वामपंथी इतिहासकारों का कुचक्र रहा है। उसके बाद मुगल वंश। अरे मुगल वंश के बारे में तो क्या है, इनको ऐसा लिखा है जैसे देवदूत मिल गए हुए ने। बाबर का हुमायूं तो उसको शेरशाह सूरी ने 2 बार हराया था, चौसा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। 15 साल बाहर रहा, वो विदेश में रहा। मदेश से मतलब है अफगानिस्तान भाग गया था अपने टेरिटरी में जाके। फिर अकबर को तो बहुत ही, अकबर महान, जबकि अकबर से जलील कोई राजा नहीं रहा, उसने इतने अत्याचार करे। फिर उसका शाहजहाँ को तो उन्होंने बताया कि स्वर्णकाल युग था उसका, शाहजहाँ का, तो उसने बहुत कुछ किया। औरंगजेब के बारे में पता है, वो जब तक हिंदुओं के मरता नहीं देख लेता था तब तक वो उसको शांति नहीं मिलती थी, जितने हिंदू नहीं मरे। उसको बड़ा बेहतरीन राजा बताया है इन्होंने। क्यों भाई, किस लिए? अशोक के बारे में, राजा अशोक के बारे में एक कितना भ्रम फैलाया कि ये आक्रांता था, ये हिंसक था, कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने वो 262 ईस्वी में अपना बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उसकी हिंसा को देख के उसका हृदय परिवर्तित हुआ। ये झूठ बोला गया, जबकि 232 ईस्वी में, उससे कहीं पहले ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस तरीके के मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार किए गए, पढ़ाया गया। तो और मुगलों के बारे में तो व्याख्यान बहुत दिए गए। हमारे जो और राजा थे, गुर्जर राजा हुए या मराठाओं का तो सुपड़ा साफ कर दिया जी। मराठाओं का अटक से कटक तक संपूर्णता थी, उनका राज था। कोई ग्लोरीफाई इतिहास नहीं पढ़ाया जाता उनके बारे में। अकबर के बारे में 50 पेज, मराठा के बारे में 5 पेज। औरंगजेब के बारे में 50 पेज, मराठा के बारे में 5 पेज। राजपूतों में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जय सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह, इतने राजा हुए, कोई उनके बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा कि महाराणा प्रताप हार गए थे। अकबर महानता पर कभी युद्ध करने नहीं आया महाराणा प्रताप के समक्ष, उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें मिथ्या प्रचार किया गया। तो इसको बदलने की बहुत आवश्यकता है। इतिहास को दोबारा लिखने की आवश्यकता है ढंग से। जो सही फैक्ट हैं, आक्रांताओं के बारे में भी सही फैक्ट लिखे जाएं, और जो हमारे जो राजवंश थे, राजा थे, उनके बारे में सही जानकारियाँ दी जाएं, जो नहीं दी जा रही हैं। अब आ जाओ जी मॉडर्न हिस्ट्री पे। अंग्रेज आए, मैकाले ने देखा यहाँ पे, तो भाई यहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट किए बिगर अंग्रेज अपने आप को फैलाव नहीं कर सकते। उन्होंने शिक्षा पद्धति को नष्ट किया। मैंने पहली वीडियो में बताया था कैसे उसने, किस बात से प्रभावित हुआ और कैसे उसने शिक्षा पद्धति को नष्ट किया हमारी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन करा, आज़ादी मिली। मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, आज़ादी में नाम आता है नेहरू जी, गांधी जी। भाई बाल गंगाधर तिलक, विपिन पाल, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे अगणित आज़ादी के दीवाने थे। क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनको हम जानते हैं, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस। अनेक सिखों को फांसी की सजा दी। कहीं कोई नाम नहीं है, इतिहास में कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है साहब। महत्वपूर्ण बात ये कि गांधी जी ने ये करा, नेहरू जी ने वो करा। वीर विनायक सावरकर को
काला पानी की सज़ा हुई, 2 लाइफ इम्प्रिजन मिले। वो वहाँ उनको कोलू, जैसे बैल से तेल निकालता है ना, ऐसे कोलू में बांधा जाता था, उनको तेल निकालते थे। मैं खुद विजिट किया है सेल्यूलर जेल वहाँ का, अंडमान का। कोई कांग्रेसी गया हो तो वहाँ बताइए, कभी नेहरू जी वहाँ पे यात्रा के लिए गए हैं? गांधी जी गए हैं? नहीं। नेहरू और गांधी जी आगा खान पुणे में रुकते थे, जेल नाम में एक महल था, वहाँ उनको सारी जो घर जैसी सुविधाएं मिलती थी, पुस्तकालय, अखबार, भोजन और पूरे व्याख्यान वगैरह सब उनका व्यवस्था की जाती थी। वो उनकी जेल होती थी। तो वो तो गद्दार है, विनायक को तो गद्दार कहते हैं। हमारे जो विनायक, वीर विनायक दामोदर सावरकर थे, उनको तो गद्दार कहते हैं। ये महान थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया। क्लाइमेट इटली ने साफ कहा, हमने गांधी की वजह से नहीं करा आज़ाद, हमने नेहरू की वजह से नहीं करा आज़ाद, हमने करा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से आज़ाद देश को। क्यों? क्योंकि डर गए थे। इतनी बड़ी क्रांति उन्होंने करी थी, आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, अंग्रेजों से लोहा लिया था। नेहरू ने जब आज़ाद हिंद, जर्मनी फेल हो गया, आज़ाद हिंद फौज हारने लगी, तो नेताजी सोवियत संघ चले गए थे। तो नेहरू ने कहा, क्लाइमेट इटली को कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, योर वार प्रिजनर इज इन यूएसएसआर एंड ही इज योर अलायंस, यू कुड यू कुड कैच देम फ्रॉम देयर। तो ये हमारे नेहरू जी थे। समझ रहे मेरी बात को? तो कितना दुष्प्रचार किया गया है नेहरू जी और गांधी जी के ऊपर, इनके कर्म क्रियाकांडों के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऑथेंटिक वीडियो। अब बात आती है कि ये मकबरों को और ये हमारे जो क्या कहना चाहिए इसको, गुंबदों को ये संरक्षण दे रहा है भारतीय पुरातत्व विभाग। क्यों भाई? गुलामी की निशानी को किस लिए दे रहे हैं भाई? उनको तो ख़त्म कर देना चाहिए गुलामी की निशानियों को। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, आज उसके नाम से शहर बना दिया। किस लिए बना दिया भाई? हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे ग्रंथों को उसने, जो 1 साल तक जलते रहे वहाँ पे, इतना विशाल विश्वविद्यालय थे वो, जब 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी विदेशों से आके पढ़ते थे, उसका नष्ट कर दिया, उसके नाम पे शहर बना दिया। किस लिए बना दिया? ये सरकार को बदलना चाहिए, बहुत आवश्यक है। कहीं देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें अब, कि इतिहासकारों ने ये कभी नहीं पढ़ाया कि जहांगीर के समय सिखों के 5वें गुरु को शहीद कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का बलिदान कर दिया, शहीद कर दिए, शहीद हो गए वो, उनकी हत्या कर दी। कभी नहीं पढ़ाते। औरंगजेब के सेनापति वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादों को जिंदा, उनके 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उनकी माता गुजरी देवी ठंड में महल के बुर्ज पे उन्हें प्राण अपने त्यागे। उनके 2 साहबजादे बड़े पुत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आज की डेट में भी आप ये देखिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केवल गुंबदों का, गुलामी के प्रतीकों का, मकबरों का संरक्षण कर रहा है। और हमारे इतिहासकारों ने इतना गुणगान किया, हिंदुओं पे जजिया कर लगाया अकबर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने, कि या तो कर दो, नहीं तो मुसलमान बनो, नहीं तो मार देंगे या ख़त्म कर देंगे। वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता भाई? पढ़ाया जाना चाहिए ना। दूसरा और महत्वपूर्ण बात, इतने नगर, इतने उपनगर, इतने ज़िले आक्रांताओं के नाम पर बनाए गए हैं, बसाए गए हैं। क्यों? गुलामी के प्रतीकों को नष्ट कर देना चाहिए ना। क्यों नहीं करा अभी तक? नष्ट होने चाहिए वो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इतिहास को दोबारा लिखने की बहुत आवश्यकता है। 12वीं कक्षा में नेहरू और यासर अराफात की दोस्ती का पाठ डाला। किसने डाला है भाई? क्यों? इजराइल के साथ दोस्ती का पाठ क्यों नहीं डाला? इजराइल ने हर एक जगह
1962 से 1971 से लेके हर एक युद्ध में भारत की मदद की, क्यों नहीं डाला? कभी नहीं कर सकते। और एक मिसकंसेप्शन वामपंथियों ने दिया, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बता रहा हूँ, कि एंटी इंडिया फोर्स कहना चाहिए इन वामपंथियों को, कि जो नॉर्दर्न और साउदर्न को बांट दो, कि इसके बाइफर्केट कर दो इंडिया को, कि नॉर्दर्न जो में लोग रहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में वो आर्यंस हैं, और ये साउथ में रहते हैं द्रविडियंस हैं। आर्यंस ने अटैक किया, बाहर से आए थे और इन्होंने द्रविड़ों को मार पीट के नीचे भगा दिया। ये थ्योरी फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है, अभी भी इसका गुणगान करते हैं साहब। डीएनए स्टडी कहती है, प्रूवन स्टडी है, कि भारत के अंदर जो पूरे भारत में जो लोग रह रहे हैं उन सबका डीएनए एक है, संपूर्ण रूप से एक है। जो मुसलमान हैं उनका डीएनए भी एक है, जो भारत के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, पर वो तो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, आप देखते होंगे टीवी वगैरह में। खैर, मेरा अपना कहना ये है, और सबसे बड़ी मज़ेदार बात और बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्मृति ईरानी के बाद दूसरे शिक्षा मंत्री या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बने प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने संसद में उनके ऊपर आरोप लगाया आप में इतिहास बदल रहे हो, तो उन्होंने कहा अरे मुझे तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होने के साथ, मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने एक शब्द भी इतिहास का नहीं बदला। अरे डूब मरो, नहीं बदला तुमने, तो तुम्हें इसलिए थोड़ी चुन के भेजा था। हमारे इतिहास को दोबारा लिखने की ज़रूरत है, तथ्य और सत्य के साथ, ईमानदारी से, और वो लिखना जरूरी है। आज लिखेंगे, आज अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगले 20-30 साल में जो हमारी युवा पीढ़ी होगी वो ढंग से पढ़ेगी। पाकिस्तान में तो भाई साहब पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से इतिहास मानते हैं वो अपना, उससे पहले वो जानते ही नहीं हैं। तो बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, और गुलामी के प्रतीकों को हटाने की ज़रूरत है, दोबारा इतिहास रखने की ज़रूरत है। एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो आपने सुना, धैर्य से सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसमें कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।